कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट 7.6। इसमें हमने क्या करना है जी, वी नॉट टी को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड अप्रोच। ठीक है, तो इसमें वैसे मेंशन तो नहीं है आपने किस मेथड से करना है, हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमने अब स्टेप बाय स्टेप मेथड को शुरू कर ही लिया है तो हमें उसी से ही करना चाहिए। बिकॉज जब एक चीज़ शुरू कर ली जाती है तो उसको उस वक्त तक हमें छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वो हमारे जहन में पुख्ता नहीं हो जाती। तो लिहाजा मैं मिक्सअप नहीं करवाऊंगा, मैं एक वे के मुताबिक ही चलता हूं, एक लॉ के मुताबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लगा हुआ है इंडक्टर 2 हेनरी का। तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि कैपेसिटर लगा हुआ हो तो आपने क्या करना है जी, उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लेने हैं, और अगर इंडक्टर लगा हो तो आपने टाइम जीरो माइनस पे लेके जाके क्या करना है जी, उसके क्रॉस करंट फाइंड आउट कर लेनी है। तो चलिए हम टाइम जीरो माइनस पे ले जाते हैं। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, वो लम्हा जब अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट ही नहीं था हुआ इंडक्टर के अंदर। ठीक है, कॉइल में हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, तो तब क्या होगा जी, एक शॉर्ट वायर होगी और इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा जिसे हम क्या बोलेंगे जी, आई एल जीरो माइनस। ठीक है, तो चलें मैं इसकी शेप डायग्राम ड्रा करता हूँ और आपको बता देता हूँ करना क्या है। ये देखें, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करवा दूंगा और इसको क्या करूंगा जी, शॉर्ट वायर के तौर पे प्रेजेंट कर दूंगा, बाकी एज इट एज सर्किट आ जाएगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने ये सर्किट बन के तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने आई एल जीरो माइनस को फाइंड आउट करना है किसी भी तरीके से। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास टू वेज है। या तो हम क्या करें जी, यहाँ हम मदद ले लें अपने लूप एनालिसिस की यानी केवीएल की, या हम केसीएल ही अप्लाई कर दें। तो केसीएल को ही मैं रिकमेंड करूंगा, यहाँ पे केसीएल ही थोड़ा इजी लगता है बंदे को, तो केसीएल ही अप्लाई कर देते हैं। एक ही नोड बनेगा, ये जो सरफेस नोड बन रहा है जिसको हम किसका नाम दे देंगे, वन, नोड वन का, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे उनको V1 कह देंगे। और नीचे एक सरफेस नोड बनता है जिसे हम क्या कर देंगे, कॉमन करके ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, ग्राउंड करेंगे नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वैसे तो कुछ प्रोफेसर इस गलती को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे ये ग्राउंड का सेक्शन नहीं मतलब के लगाते, ग्राउंड का साइन नहीं लगाते, तो वो फिर भी ठीक कर देते हैं, मतलब कि चलता है। लेकिन ये है कि अगर आप ग्राउंड नहीं करेंगे तो आपका करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, चाहे आप जितना मर्जी क्वेश्चन को सॉल्व करो, जब करंट ही नहीं आप फ्लो करवा रहे तो क्या फ़ायदा रह गया फिर। चलें, अब जो काम चल रहा है चलने देते हैं। अब यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे नोड वन पे। देखें, पहले मैं इस वायर की करंट लिखता हूँ, तो V1 माइनस 12 हो जाएगा, ओवर 2 ओहम आ जाएगा। V1 माइनस 12 ओवर 2। उसके बाद जब हम इस वायर की जानिब बढ़ेंगे तो ये क्या आएगा, V1 माइनस 4। अब देखें, इसका माइनस का पोल ऊपर है तो ये -4 लिखा जाएगा इनटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। यहाँ पे प्लस का साइन ऊपर था इस वजह से माइनस में लिखा गया, यहाँ पे माइनस का साइन ऊपर है तो अब ये प्लस में लिखा जाएगा, तो बटे में 2 ओहम आ गया। आपको ये पता होगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमेशा दूसरे वोल्टेज माइनस ही होने होते हैं। तो लिहाजा इस वायर की बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी इक्वेशन, V1 माइनस 0 ओवर 2 ओहम। तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा V1 ओवर 2 ओहम प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने हर एक वायर को कवर कर लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन मुद्दा है ना, वो V1 को फाइंड आउट करने पे खड़ा हुआ है। अगर हमने वो फाइंड आउट कर लिया तो हमें आई एल जीरो माइनस फाइंड आउट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखें, इसका सबका एलसीएम सेम है, 2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई देके इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा V1 माइनस 12 प्लस V1 प्लस 4 प्लस V1। ठीक हो गया, सिंपल आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें, ये 3V1 बन रहा है और ये -8 बन रहा है, तो -8 दूसरी जानिब जाके +8 हो जाएगा और V1 की वैल्यू आ गई कितनी जी, 8 ओवर 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी, अब सिंपल सी बात है, हमने आई एल जीरो माइनस को निकालना है। तो आई एल जीरो माइनस जिस वायर में फ्लो कर रही है, हमने उस पर अपना ओहम्स लॉ अप्लाई करना। देखें, इसकी अपनी ब्रांच मतलब इसकी वोल्टेज कितने हैं, इसके वोल्टेज है V1, तो ये इक्वेशन बनेगी V1 माइनस 0, यानी जिस नोड में से निकल रही है उसी के लिहाज से हमने देखना है V1, ये इस नोड में से निकली और जिसमें एंटर करेगी वो माइनस में लिखे जाएंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 ओहम। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनडायरेक्टली V1 ओवर 2। तो ये क्या बनता है, देखें, 8 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1s आर 2 4s आर, तो ये आ गया 4 ओवर 3। 4 ओवर 3 एम्पेयर आपकी करंट आ गई है। अब स्टूडेंट्स अजान हो रही है, बाद में बात करते हैं इस पर।
हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब जैसा कि हमने IL0 माइनस को फाइंड आउट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे जी, टाइम को लेके जाएंगे 0 प्लस पे, यानी कि इसकी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और ये वायर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। जो ही ये वायर ओपन होगी तो ये इस पूरी वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस आपको पता क्या लगना है, हमारे पास इंडक्टर के क्रॉस करंट सोर्स लग जाना, यही हमारे पास स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का मेथड है। तो लिहाजा हम यहाँ पे करंट सोर्स लगा देंगे और फिर V0 0 प्लस फाइंड आउट करेंगे, फिर इन्फिनिटी पे जाके फाइंड आउट करेंगे और इनडायरेक्टली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं डायग्राम ड्रा करूंगा कि किस तरह से जी। देखें, मैंने आपको जैसा कि बताया टाइम 0 प्लस पे ड्रा करूंगा, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। तो ये ट्रिगर मतलब स्विच जो है ये ओपन हो जाएगा, इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बाकी ये सर्किट रह जाएगा और यहाँ पे मैं करंट सोर्स ड्रा कर दूंगा इसकी जगह। तो मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ देख सकते हैं, मैंने क्या किया जी, मैंने उस इंडक्टर की जगह क्या लगा दिया, करंट सोर्स लगा दिया और उसी डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो कर रहा था। तो अब देखें, अब ये एक लूप की शक्ल इख्तियार कर गया, सिंगल लूप है। स्टूडेंट्स 0 प्लस पे हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये करंट, ये एक लूप बन चुका है। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने क्या किया है जी, इसमें हमारी सेंटर वाली वायर ख़त्म हो चुकी है क्योंकि उसका पोल ओपन हो गया, सेकंड पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा सर्किट आ गया, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास इंडक्टर था वहाँ पे हमने उसका करंट सोर्स लगा दिया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने करंट फाइंड आउट किया है। तो देखें, अब एक लूप के अंदर करंट हमेशा आपको पता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चलती है, लेकिन हमारा असूल है कि मैंने आपको मतलब कि मैथ ब्रांड का रूल बताया हुआ है, हमने एक ही वे में चलना होता है, लिहाजा हम हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है करंट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करवाता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे करंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल I1, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है ना। तो देखें, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और जब एक कोई भी करंट सोर्स आपको लूप के अंदर मिल जाए ना तो आपको करंट मिलना बहुत ईजी हो जाता है, मतलब करंट मिल जाती है। तो देखें, अगर डायरेक्शन सेम होगी ना तो एक्शन हो जाएगा, मतलब न्यूटन का लॉ ही चलता है यहाँ पे भी। अब ये डायरेक्शन सेम है ना तो इनकी वैल्यू भी सेम है, यानी I1 इज इक्वल टू 4/3 एम्पेयर। और अगर डायरेक्शन अपोजिट होती, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रही होती है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो हम बस माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, मतलब बस लूप के अंदर एक दफा करंट सोर्स लग गया, आप समझो आपका क्वेश्चन हल हो गया, मतलब उसकी वैल्यू अगर गिवन है। तो देखें, अब मुझे I1 की वैल्यू मालूम है, अगर मैं V0 0 प्लस पे क्या अप्लाई करता हूँ जी, न्यूटन का तो नहीं, क्या नाम है उसका, ओहम्स लॉ इस्तेमाल करता हूँ, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे देखा जाए R तो 2 ओहम है, ठीक है, और I की बात करता चलो तो I1 है, लेकिन I1 की भी बात करें तो देखें I1 इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो वोल्टेज के अंदर करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। यही चीज़ है मैं आपको जो समझाता हूँ। देखें, इस तरह से साइन होते हैं एक रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेजेस के, ठीक है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना तो हमें रेजिस्टर्स के अंदर भी वोल्टेज नेगेटिव में मिलने शुरू हो जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे इस चीज़ को नोटिफाई नहीं करते, मतलब कि वो क्या करते हैं जी, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी रख देते हैं और असूल फिर से क्लॉकवाइज के चला रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता हो कि साइन एक रेजिस्टर के इर्द गिर्द किस तरह से होते हैं, तो वो गलती हो जाती है उनसे। इसी वजह से मैं कहता हूँ हमेशा क्लॉकवाइज चलो, आपको पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेंगे, ठीक है। तो I1 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं जी, क्योंकि हमें I1 मालूम है। तो I1 की क्या वैल्यू है, 4/3 एम्पेयर। ये एज इट एज मेरे ख्याल में तो वही वोल्टेज आ गया जो हमने पहले निकाले थे, चले कोई मसला नहीं है। अब V0 0 प्लस की वैल्यू हमें मिल गई है 8/3 वोल्ट, ठीक है। मैं इशारिये में नहीं लेके जा रहा काम को, ये ऐसे ही ठीक है, इशारिये में अब क्या ज़रूरत है जाने की। अब ये आपका पॉइंट निकल आया 0 प्लस पे। अब आपको पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस में दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, हमारा ये जो सर्किट है इसकी करंट यानी इंडक्टर के क्रॉस जो करंट स्टोर हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी इन्फिनिटी पे जाके, और ये फिर से शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करना शुरू कर देगा। तो चले मैं सर्किट ड्रा करता हूँ, आपको बस बताता जाऊँ कि मैंने क्या करना है। मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर देना, बाकी सर्किट एज इट एज ही होगा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने शेप को ड्रा कर दिया और जहाँ पे टाइम था वहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या आया, यहाँ पे देखो वो शॉर्ट वायर आ गया। अब हमें करंट का नहीं पता, इस लूप में जो करंट फ्लो कर रही है हमें उसका नहीं पता। तो आपको पता होगा यहाँ पे अब हम दो तरीकों से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। या तो पहले हम करंट को वेरीफाई करें, मतलब करंट इस लूप में कितनी है, तो उसके बाद V0 इन्फिनिटी को फाइंड आउट कर लें, या उसके बाद एक दूसरा रूल ये है कि हम VDR लगा दें, यानी वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दें। तो वोल्टेज डिवीजन रूल ही हमारे लिए सेटिस्फिकेशन का एक बायस बनेगा यहाँ पे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल की ही मदद लेते हैं। देखें, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगी, बटे में आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस,
यानी 2 + 2 इसकी अपनी ब्रांच की भी और दूसरी ब्रांचेस की भी, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि 12 है। तो ये जी आ गया, ठीक है। ये साइन हमेशा इस तरह से लगाया जाता है सप्लाइड वोल्टेज का। मैं आज आपको एक और बात क्लियर कर दूं, अगर पॉजिटिव का साइन ऊपर की जानिब है ना, यानी कि ये सीधा सीधा सर्किट इस तरह से लगा हुआ है सर्कल, तो ये आपका तो पॉजिटिव 12 ही लिखा जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कभी कभार नेगेटिव का साइन ऊपर हो और पॉजिटिव का साइन नीचे हो, यानी रिवर्स में लगा दिया गया हो सप्लाइड सोर्स, तो फिर आपको माइनस का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चले अभी उसकी बात नहीं है। 2/4 आ रहा है, 4 1s are 4 3s are 12, 3 2s are 6, तो ये 6 वोल्ट आ रहे हैं। तो ले जी स्टूडेंट्स, हमारे इन्फिनिटी पॉइंट भी फाइंड आउट हो चुके हैं, जबकि हमारा 0+ का पॉइंट भी फाइंड आउट हो चुका है। तो हमारा काम पीछे रह के गया, बस काम खत्म हो गया, डन हो गया। अब हमने K1 के लिए फार्मूलाज लिखने हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस जो होता है उसमें K1 किसके बराबर होता है, इन्फिनिट पॉइंट के। तो इनडायरेक्टली इसकी इन्फिनिट वैल्यू होगी जो कि 6 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद K2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं जी, K2 को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है V0 0 प्लस माइनस V0 इन्फिनिटी का, ठीक है। तो आप ज़रा वैल्यूज़ पुट करके देखें। V0 0 प्लस क्या थी, 8/3, और जो V0 इन्फिनिटी है वो 6 है। तो इसको हल आप कर लेंगे वैसे ही LCM के थ्रू। देखें 3 16 ये 18 हो जाएगा, 18 में से 8 निकलेगा तो -10/3 रह जाएगा, ये आपका आ जाएगा। मैं इसको बटा तब इसलिए नहीं ख़त्म कर रहा क्योंकि ये बटा हमारे काम आना है, मतलब ये थोड़ा सूटेबल लगेगा आंसर, अदरवाइज ये इशारिये में थोड़ा अजीब ही लगने वाला है। तो ठीक हो गया जी, K1 K2 दोनों हो गए। अब आप बोलेंगे सर टा कहाँ पे गया, टाइम कांस्टेंट कहाँ पे गया? तो टाइम कांस्टेंट तो आपको पता है कैसे निकालना है। जहाँ पे आपका इंडक्टर लगा हुआ था या इंडक्टर या कैपेसिटर जहाँ पे भी लगा होता है, यही असूल है, उसको ओपन करके वहाँ पे RThevenin निकाली जाती है। और क्या किया जाता है जी, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर दिया जाता है, करंट सोर्सेज को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। ये करंट सोर्स नहीं है, ये जो करंट सोर्स, ये आपका इंडक्टर था ना, ये तो उसका करंट का असर था, ये एक सोर्स नहीं था, ये डायरेक्ट इंडक्टर था। तो चले हम उसके लिए सर्किट ड्रा करते हैं। सिंपल सा सर्किट है, तो मैं आपके सामने ही ड्रा कर देता हूँ। देखें यहाँ पे जहाँ पे हमारा इंडक्टर लगा हुआ था, इंडक्टर का सोर्स ये देखें ऊपर इंडक्टर लगा हुआ था यहाँ पे, वहां से ये सर्किट ओपन हो गया क्योंकि ये इन्फिनिटी के लिए बनाया जाता है, लास्ट सर्किट को देख के बनाया जाता है। तो लास्ट सर्किट यही है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्टूडेंट्स आपके सामने ये 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे आ गया और ये पीछे वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। तो RThevenin हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम RThevenin को फाइंड आउट करेंगे। देखें अब मैंने आपको बताया था अगर एक आपका मतलब के दोनों के दरमियान पॉइंट कॉमन हो तो फिर वो दोनों रेजिस्टर सीरीज में होते हैं। अगर उनका अपर पॉइंट और कॉमन पॉइंट दोनों यानी कि पॉइंट जो है कॉमन हो तो वो क्या होते हैं जी, पैरेलल में होते हैं। इनका एक ही पॉइंट कॉमन है। देखें अपर कोई भी एक पॉइंट कह लें। अब देखें ये कह लें फॉर एग्जांपल ये इन दोनों में कॉमन पॉइंट है क्योंकि वायर्स लगी हुई हैं, हमें क्या पता है इसकी वायर कहाँ तक है, उसकी वायर कहाँ तक है, ठीक है। तो देखा जाए तो एक ही पॉइंट कॉमन होता है, दूसरी साइड से ये दोनों क्या है, ओपन है, यानी कि दोनों का कोई मिलाप नहीं है, लिहाजा ये दोनों सीरीज में है। तो RThevenin क्या होगी, RThevenin हमारे पास से 2 + 2 हो जाएगी जो कि 4 बनता है, 4 ओम। अब हमें टा को मालूम करना होगा, टाइम कांस्टेंट को, बिकॉज उसी के लिए हमने RThevenin निकाली है। तो इन द केस ऑफ इंडक्टर हमारे पास टा बराबर होता है L/RThevenin। तो L हमारे पास कितनी थी, 2 हेनरी, वो आपको ऊपर मेंशन नज़र आ रही होगी। देखें 2 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ पे 2 आ गया और बटे में 4 आ गया, तो ये 1/2 आ रहा है। तो इसे एज इट एज ही रहने दे, ये 1/2 सेकेंड आ गया, ठीक है जी। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे मेन इक्वेशन में। तो देखें स्टूडेंट्स मैं यहीं पे आपको करके दिखा रहा हूँ मेन इक्वेशन की होमोजीनियस फॉर्म। पहले मैं लिखूंगा x ऑफ t इज इक्वल टू K1 + K2 e की पावर -t/t। ये हमारे पास इसकी होमोजीनियस फॉर्म होती है। वैल्यूज पुट करने की देर है। देखें x ऑफ t की जगह क्या आएगा, जिसकी आपने इक्वेशन बनाई है जिसके लिए, वो है वोल्टेज इज V0t। तो V0t यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब K1 की आपने क्या वैल्यू निकाली है, 6, K2 की -10/3, e की पावर -t/t। टा क्या निकाला जी आपने, 1/2 मीन 0.5 सेकेंड,
ठीक है, तो ये आपका आंसर है जी। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है? ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपने दो पॉइंट्स निकालने होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, यानी कि ये होते हैं हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स, जिसमें से एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो पहले मैं टाइम को ज़ीरो पे चेक करूंगा, यानी यही हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो देखें, ज़ीरो जब टाइम की जगह पुट होगा तो यहाँ पे टी की जगह ज़ीरो पुट हो जाएगा। ई की पावर ज़ीरो मीन्स वन होता है, तो लिहाजा 6 माइनस 10/3 डायरेक्ट आ जाएगा। तो 3 इसका एलसीएम लेंगे तो 3 6 आर 18। यहाँ पे ये बस आपने याद रखना है, टाइम की जगह ज़ीरो पुट हो रहा है, बाकी वैल्यूज़ आपको पता है कैसे निकलेंगी। 3 6 बार 18, 18 माइनस 10, 8/3 आ रही है, तो ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब दूसरी निकालते हैं इन्फिनिटी पे, वी नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे क्या होगा जी, ई की पावर इन्फिनिटी बनेगी, टाइम की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, और ई किसी भी चीज़ की अगर पावर इन्फिनिटी हो तो उसको ज़ीरो कर देता है ओवरऑल, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और जब 10/3 इससे ज़ीरो से मल्टीप्लाई खाएगा तो आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो 6 माइनस 0 6। तो अब देखें, 8 को 3 से तकसीम किया जाए तो ये छोटा होता है 6 की बदौलत। ठीक है, तो लिहाजा हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6 है। अब मैं ऊपर कहीं ग्राफ ड्रा करके आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साइड पे हमने ले लेने हैं वोल्टेजेस, वी नॉट टी इन वोल्ट। ठीक है, यूनिट मेंशन करना होता है, और यहाँ पे टाइम हम ले रहे हैं इन सेकंड। तो ये ज़ीरो का पॉइंट है, यहाँ पे हमारे कह लें कहीं पे 6 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ कहीं पे, और यहाँ कहीं पे हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 8/3 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या है जी, ज़ीरो पे हमारा ग्राफ इस तरह से आप डॉटेड लाइन शो करा दें, और ज़ीरो पे हमारा ग्राफ क्या था जी, 6 पे था, और जो जो हम बढ़ते गए हमारा ग्राफ ड्रॉप होता चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो क्लियर होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।